औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, आज का ये दूसरा जो सवाल है ये कोरोना के बारे में तो नहीं है, लेकिन कोरोना से जो हालात पैदा हुए हैं घरों में। आपको याद होगा कि मैंने कई दफ़ा प्रोग्राम्स में कहा है कि जब इकनॉमिक रिसेशन आता है या जो अब ये कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, इसकी वजह से एक सोशल रिसेशन भी शुरू हो जाता है, क्योंकि इंसान आपको घरों के अंदर जो हो रहा होता है, अक्सर का हम इस चीज़ को अवॉइड करते रहते हैं कि जी चलो यार सुबह नहीं है, दफ्तर चले जाना है आदमी ने, तो वो जो एक मोमेंटम होता है लड़ाई का वो टूट जाता है ऑटोमेटिकली। बंदा सो जाता है, सुबह उठ के दफ्तर चला जाता है, हालात चेंज होते हैं, एस्केप मोड में चला जाता है, तो ज़िंदगियाँ शादियाँ चलती रहती हैं। जब आप जो आजकल के हालात हैं कि 6 हफ्ते से मियाँ बीवी बच्चे घर में बंद हैं, तो ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं एक दूसरे में कि बाज़ दफ़ा आदमी को लगता है कि यार इस दुनिया जहाँ की सारी बुराइयाँ इसी में ही हैं। तो ये उसी तरह का एक सवाल है जो कि डायरेक्टली कोरोना से नहीं है, लेकिन इस वक्त हालात की वजह से है। एक खातून है, उनकी शादी को 20 साल हो गए हैं, उनके 3 बच्चे हैं। अच्छा, मैं ये सवाल जो सा ये तकरीबन आधे सफ़े के ऊपर सिंगल स्पेस के ऊपर लंबा चौड़ा सवाल था। मैंने सिर्फ आपको उसका ख़ुलासा बता रहा हूँ। 20 साल की शादी हो चुकी है, 3 बच्चे हैं, हस्बैंड जो उनसे उनके हैं वो सेल्फ मेड हैं। उनकी फैमिली पीछे से बहुत वेल ऑफ नहीं थी, बट इन्होंने बहुत मेहनत की और ये सेल्फ मेड हैं। रूरल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ था हस्बैंड का, रिलीजियस हैं, 5 नमाज़ें पढ़ते हैं, दाढ़ी शाड़ी रखी हुई है, प्रैक्टिसिंग रिलीजियस हैं, सादे से हैं, सादा तबीयत हैं, कामयाब ज़िंदगी सक्सेसफुल हो चुके हैं, हुए हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, घर में भी वेल ऑफ हैं। और ख़ातून के बकौल 20 साल से अच्छी शादी गुजर रही थी। लेकिन हुआ क्या? अब हुआ ये कि उन खातून ने कोरोना के दिनों में वेब सर्फिंग करते हुए अचानक उनके सामने एक वीडियो आई, और वो जो वीडियो थी उसमें उसकी कोई हेडिंग ऐसी ज़बरदस्त किस्म की थी जो अक्सर का ना हम वो बड़ा एक ऐसे हेडिंग लगाते हैं जो उनको अपील की। तो उसकी हेडिंग ये था, पता नहीं 8 साइंस इफ़ योर हस्बैंड इज़ नार्सिसिस्ट। तो इन्होंने उसको क्लिक कर दिया। वो 25-26 मिनट की इन्होंने वीडियो सुन ली। वो सुनने के बाद इनको लगना शुरू हुआ कि इनका जो हस्बैंड है वो उसमें सारी की सारी वो खूबियाँ पाई जाती हैं जो उस वीडियो में एक ऐसे हस्बैंड में पाई जाती हैं जिसको वेस्ट के हिसाब से नार्सिसिज्म एक बीमारी है, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बहुत बड़ा पर्सनालिटी का डिसऑर्डर है, जो उनको लगना शुरू हो गया कि जी मेरे हस्बैंड में तो ये है। उनको अपनी सारी 20 साल की ज़िंदगी में वो वाक़यात याद आने शुरू हो गए। और अब उन्होंने मुझसे पूछा है कि जनाब मुझे हेल्प करें, क्योंकि आप हैरानगी की बात यह है कि जो वेस्ट में अगर आप इस बीमारी को अगर आप नेट पे जाके इसको रिसर्च करें, नार्सिसिज्म बिहेवियर जो सा है, इसके बारे में वेस्ट बड़ा क्लियर सा कहता है कि जनाब ये आप छोड़ दें। यानी कि आप अपने हस्बैंड को या जो भी है आपका ऐसा शख्स अगर आपकी फैमिली में है जो कि आपको लगे कि वो उसमें नार्सिसिज्म के ट्रेड्स हैं, उसको छोड़ दिया जाए। अब ये खातून बड़ी पज़ल हैं, इन्होंने 1-2 लोगों से बात भी की है, अपनी सहेलियाँ जानने वालों से, सब ने इसको बड़ी पिटी किया कि ओहो हो अच्छा, तुम्हें शुक्र करो तुम्हें पता चल गया। अब ये बेचारी बड़ी कंफ्यूज हैं, तो उन्होंने सवाल पूछा। तो ये इसका कुछ बैकग्राउंड है, देखें। ये सवाल मैंने प्रायोरिटी में इसलिए इसको डाल दिया कि आजकल के दौर में जब ये हो रहा है इस तरह के सवाल, अगर मैं इसको रेगुलर सवाल समझ के इसका जवाब देता तो शायद 4-5 महीने के बाद इसकी बारी आती ऑन एयर जाने की। लेकिन ये इतना गंभीर मसला था, सेंसिटिव मसला था कि मैंने इसको हालात की वजह से कोरोना के सीरीज़ में डाल के ताकि जल्दी से इसका जवाब आ जाए, तो मैंने इसको प्रायोरिटी में डलवाया। और ख़ातून को शुरू में ही मैं आपको ये बताऊं, खुदा के वास्ते अपना घर मत तबाह करें। पहले इसके बारे में पूरी बात समझें
पहले आप इसके बारे में समझें ये है क्या। सिर्फ 20-25 मिनट की वीडियो देख के आप, वो हम जब एफएससी में होते थे ना, तो एक कहानी थी, अ मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। तो मुझे ये साइकोलॉजिकल एक फिनोमेना भी है कि हम जो देखते रहते हैं ना, हमें लगता है कि यार ये सारा कुछ मेरे में ही है। आप वेबसाइट्स पे चले जाएं और बीमारियों के बारे में आप पढ़ना शुरू कर दें, तो उनमें से कोई ना कोई जो उसमें इंडिकेशन होगी ना हर बीमारी की, 2-2 3-3 वो आप में भी होंगी, तो आपको लगेगा ये सारी बीमारियां आपके अंदर हैं। तो खुदाया ये जो हमारा ये जो इन्फॉर्मेशन का एक आजकल के दौर में एक रेवोल्यूशन आया हुआ है, ये अच्छाई तो चले कर रहा होगा, लेकिन इसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ा इसका नुकसान ये है, कई चीज़ें बहुत ज़्यादा कल्चरल होती हैं। वेस्ट के कल्चर के अंदर वो चीज़ें जिसको वो नार्सिसिज्म कहते हैं, वो हमारे कल्चर में नहीं है। और आप किसी ऐसे ही शख्स को सुन के उसकी बात मान के अपने घर को मत तोड़ें, वेस्ट को ना फॉलो करें। वेस्ट अगर इस काबिल होता तो उन्होंने अपना ख़ानदान बचाया होता, अपना उनका फैमिली सिस्टम बरकरार होता, उनका सोशल सिस्टम इंटैक्ट होता। वेस्ट ने इन चीज़ों को करके क्या गेन किया है? तो मैं इस पे और भी बात करता हूँ। तो देखें, हमारा कल्चर बहुत फ़र्क है। और हुआ क्या है कि मैंने जब नेट के ऊपर इसके बारे में वो वीडियो भी देखी जो इन्होंने मुझे बताई थी खातून ने, और उसके बाद ये 2-3 सवाल मुझे इसी तरह से आए हैं। तो जब इसके ऊपर मैंने नेट पे रिसर्च की, तो मुझे हैरानगी हुई कि 2-3 मुस्लिम साइट्स, मुस्लिम वेबसाइट्स और मुसलमानों के, यानी कि हमारे जो उलमा हैं, रिलीजियस जो लीडर्स हैं, उनकी तरफ से भी, जो बाहर बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से भी इस बीमारी के ऊपर आलमोस्ट वही जवाब थे जो कि वेस्ट के जवाब थे। तो मेरा ख्याल है जब आप वेस्ट में रहते हैं तो शायद रिलीजन आपका बैक सीट पे रह जाता है, क्योंकि वो कल्चर है, तो वो कल्चरल की वजह से वो बीमारी बन जाती है। इतना कुछ पिछले 20-25-30 सालों में इतनी बीमारियां ऐसी आ चुकी हैं, उनके ऐसे ऐसे नाम डाल दिए गए हैं कि लगता है ये बहुत बड़ी बीमारी हैं। मसलन अगर आपको गला ख़राब है, अगर आप जनाब डॉक्टरों से कहें, किसी से पूछें कि जनाब इसकी बीमारी का नाम क्या है, तो अगर वो आपको टेक्निकल बीमारी का नाम बताना शुरू कर दें तो वो इतना डरावना होगा कि आप हैरान रह जाएंगे, यार अच्छा गले की इन्फेक्शन का बीमारी का नाम ये है। तो इसी तरीके से कई पर्सनैलिटी की छोटी छोटी चीज़ें हैं, बिहेवियरल कई चीज़ें हैं, लोगों की नर्चरिंग फ़र्क होती है, कल्चर से आते हैं। तो जो कभी आज से 30 साल 20 साल पहले कभी बीमारियां नहीं थी, और कई कल्चर्स में भी बीमारियां नहीं, कई कल्चर्स में वो बड़ी जिसे आप कहते हैं ना खूबियां कंसीडर की जाती हैं, लेकिन जो वेस्ट ने कल्चर प्रमोट किया उसके अंदर बीमारी है। और हम इतने बदकिस्मत हो चुके हैं, मुसलमान स्पेशली, कि अब हम डिफेंसिव पे आ चुके हैं। हम मजबूर हैं, क्योंकि हमारी डिग्रियां वेस्ट से आती हैं, हमारी सर्टिफिकेशंस वेस्ट से आती हैं, और हमारे पास नॉलेज वेस्ट से आता है। तो हम मजबूर हैं कि हम वेस्ट के कल्चर की ही बनाई हुई यहाँ पे लोकल चीज़ों को भी, लोकल पर्सनालिटी को भी हम वेस्ट की नज़र से देखते हैं। अभी मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ कल्चर में क्या है। तो मेरा ख्याल है यही है। लेकिन सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करें, ये नार्सिसिज्म का वर्ड आता कहाँ से है। देखें, ये एक डिक्शनरी में आप जाएँ तो एक नाउन है, और ये डिक्शनरी में ये वर्ड आया, और इसके आगे मायने ये लिखे हुए हैं कि किसी शख्स को अपनी ज़ात से या अपनी अपीयरेंस के बारे में एक्सेसिव, ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेस्ट हो। कोई शख्स अपने अंदर, अपनी ज़ात में या अपनी शक्ल और सूरत में ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा ही इंटरेस्ट रखता हो, तो उसको आप नार्सिसिज्म कहते हो। इसकी एक बुनियाद है। इसकी वजह यह है कि ये एक ग्रीक यूनानी मिथ है, एक यूनानी कहानी है पुरानी। उसके अंदर एक शख्स था जिसका नाम था नार्सिसस। वो अपने आप से उसको मोहब्बत हो गई, और वो पानी में अपना अक्स देखता रहता था, और वो पानी में अपना अक्स देखते देखते उसको अपने आप से इतनी मोहब्बत हो गई कि ही फेल इन लव विद हिमसेल्फ, और वो पानी में अपना अक्स देखते देखते पानी के अंदर ही गिर के मर गया।
तो वो उसी टर्मिनोलॉजी से उन्होंने ये वर्ड बनाया नार्सिसिज्म का, एक ऐसा शख्स जो अपनी ज़ात में, अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा हो। तो ये जनाब इसका ओरिजिन है और ये इसके डिक्शनरी के मायने हैं। अच्छा, अब अगर आप देखें कि जो मेंटल डिसऑर्डर का मैनुअल है, डायग्नोस्टिक मैनुअल अमेरिका में, उसमें नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी जौन सी है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के बारे में जो कहा गया है वो क्या है? वो कहते हैं ये एक ऐसा परसिस्टेंट पैटर्न है बिहेवियर का, रवैयों का ऐसा परसिस्टेंट, यानी कि ऐसा रवैया जो कि बरकरार रहने वाला है, हर चीज़ के अंदर आपको नज़र आता है, जिसके पीछे एक क्या कहते हैं बड़ापन, अपनी ज़ात का बड़ापन हो, ग्रैंडियोसिटी हो कि मैं बहुत ऊंचा हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। यानी कि वो अपने बारे में बड़ेपन की ऐसी बिहेवियर जो परसिस्टेंट हो और जो इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि आप हर वक्त आपको डोज चाहिए हो लोगों से अफर्मेशन की। आप बार बार पे कपड़े पहन के लोगों से पूछें कैसा लग रहा हूँ, आप ये चीज़ करें मैं कैसा लग रहा हूँ, शीशे के आगे आप देर तक खड़े रहें, आप बॉडी बिल्डिंग करके अपने आप को जनाब देख रहे हो, आप अपनी हर चीज़ को, कपड़ों के बारे में, शक्ल के बारे में, बालों के बारे में, आप वो क्या कहते हैं प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हो, अपने आप को खूबसूरत लग रहे हैं, और आप अपने पैमाने से दुनिया को देखें, आपको अपनी ज़ात से खूबसूरत कोई और ना लगे, आपको अपने से बेहतर कामयाब कोई ना लगे। और ये एक फॉल्स सेंस है, ये झूठी सेंस उसको कहते हैं आप, यानी कि एक ये ऐसी बड़ेपन की झूठी सेंस जो कि हो झूठ, लेकिन आपको अपने बारे में ये गुमान है कि मेरे से बढ़ के कोई खूबसूरत नहीं, मेरे से बढ़ के कोई जनाब काबिल नहीं, मेरे से बढ़ के कोई अक्लमंद नहीं, बाकी सब कचरा है, बाकी सब बेकार हैं। और नंबर 2, कंटिन्यूसली आपको रीअफर्मेशन चाहिए लोगों के साथ, आप हर चीज़ करके लोगों की तरफ देखें कि आपको इसके को इंडोर्स करे। तो ये एक इसका टेक्निकली इस बीमारी का नाम उन्होंने ये दिया हुआ है कि ये उसके अंदर आपको चीज़ें नज़र आएगा। दूसरी चीज़ जो उन्होंने लिखी है वो कहते हैं कि ये ऐसे शख्स, लोगों से इनको बहुत ज़्यादा अफर्मेशन की ज़रूरत होती है, तारीफ़ की ज़रूरत होती है, लेकिन ये क्रिटिसिज्म बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते और बदतमीज़ी की हद तक उतर आएंगे, सार्कास्टिक हो सकते हैं, अब्यूज़िव हो सकते हैं अगर आप इनको क्रिटिसाइज़ करें किसी चीज़ के ऊपर। ये जनाब टेक्निकली स्पीकिंग इस चीज़ को कहते हैं। अब आप कह रही हैं कि वो आपका हस्बैंड है, वो जनाब सेल्फ मेड है, वो सिंपल है, वो रिलीजियस है, वो सक्सेस वाला है, आपने कहीं ये नहीं लिखा कि जनाब वो शीशे के आगे खड़ा होकर जनाब अपने आप को देखता रहता है, वो जनाब प्लास्टिक सर्जरियाँ करवा रहा है, उसने जनाब आर्टिफिशियल बाल लगवाए हुए हैं, उसने अपने नाक की सर्जरी कराई हुई है, वो जनाब बॉडी बिल्डिंग के लिए जा रहा है, वो ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है, वो बना बहुत ही ज़्यादा अपनी अपीयरेंस के बारे में, अपने जनाब फिज़ीक के बारे में और अपनी गाड़ी के बारे में और अपने कमरे के बारे में और अपनी चीज़ों के बारे में बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव है और बहुत ही ज़्यादा। ऐसी तो आपने कोई बात लिखी नहीं, अगर है तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो आपने मुझसे शेयर किया है मैं सिर्फ उसके हवाले से ये जज कर रहा हूँ। मुझे नज़र नहीं आ रहा कि उसके अंदर इस डेफिनेशन के हवाले से कोई चीज़ अगर है भी तो इतनी बड़ी नज़र नहीं आ रही जो कि वरीसम हो या परेशानी के लिए हो, परेशान कुन हो। दूसरी याद रखिएगा कि नार्सिसिज्म जौन सी है, इसके बारे में क्लियर कट गाइडलाइन ये है कि ये एक पेंडुलम पे चलती है और ये कहा जाता है कि ये हेल्दी नार्सिसिज्म भी होती है और मनफी भी होती है, ये कंटिन्यूम है ये। तो ये जो हेल्दी नार्सिसिज्म है, जिसको हम पहले कभी हेल्दी कहते होते थे, वो अब हम भूल चुके हैं, अब हम इसको सिर्फ नार्सिसिज्म कहते हैं। वो बेसिक इंसान की फितरत का हिस्सा है और वो हेल्दी होती है। मसलन एक आदमी है, जैसे आप बता रही हैं कि जी वो एक सेल्फ मेड आदमी है, ये नॉर्मल ह्यूमन फंक्शनिंग का हिस्सा है। ये वो चीज़ है जो आपकी सेल्फ एस्टीम बिल्ड करती है। एक आदमी है जो सेल्फ मेड है, वो कॉन्फिडेंट है,
उसने ज़िंदगी में कभी किसी से फेवर नहीं ली, उसने बड़ी मेहनत की है, उसने अपना घर बनाया है। आप कह रही हैं कि बड़ा अच्छा हस्बैंड है, बड़ा इनके आप इससे बढ़ के क्या जवाब है कि 20 साल तक आपको उसमें ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई, अब आपको नज़र आनी शुरू हो रही है। तो बुनियादी तौर पे ये हेल्दी सेल्फ लव, वो कहते हैं ना, जो आदमी अपने आप से मोहब्बत नहीं करता वो किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकता। यू हैव टू लव योर सेल्फ। आपको सोचें कि बुनियादी तौर पे जैसे हम कहते हैं ना, जो चीज़ मेरे पास नहीं है मैं किसी को नहीं दे सकता, तो अगर मेरे पास है तो ये हेल्दी चीज़ जो सी ना वो मेरे पास होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए हमने वो वर्ड अब निकाल दिए, हम कंटिन्यूम को भूल चुके हैं, क्योंकि अब हमारा फोकस लोगों को बीमार करना है। अब हमारा पूरे का पूरा फोकस ही हो गया कि हर दुनिया के शख्स को किसी न किसी स्टीरियोटाइप की बीमारी का लेबल लगा दिया जाए, और लोग 10-10, 15-15 साल से जनाब मेंटल बीमारियों और लोगों को रिजेक्ट कर रहे हैं, लोगों को जज किया जा रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं, फैमिली स्ट्रक्चर का सत्यानाश फिरी जा रहा है इन बेवकूफ़ों की, कि जो हमारा वेस्ट की किताबें हम पढ़ पढ़ के और उस चीज़ को जनाब लेबल किए जा रहे हैं। अक्सर कहा बेचारे लोगों को मायने भी नहीं पता होता। अब काउंसलर के पास आए, आगे से कहता, ओ जी मुझे लगता है आपकी बीवी, आपका जनाब वाले साहब जो ये आपके हस्बैंड जॉनसन है वो नार्सिसिज्म है। वो कहते हैं जी वो क्या होता है। इतना भोला मुआशरा है, लेकिन वेस्ट में वो जो पढ़े लिखे लोग आके उन्होंने सत्यानाश फेर के रख दिया, हर एक को बीमार बना के पेश किया। तो भाई उसकी अगर वो अचीवमेंट है लाइफ में, अगर वो सेल्फ मेड है, अगर वो कॉन्फिडेंट है और उसके अंदर एक सेटबैक से लड़ने की हिम्मत है, और वो कहता मसला ही कोई नहीं, मैं कर लूँगा, या लोग समझते हो कि नहीं कर, तो भाई ये तो अच्छी चीज़ है ना, ये तो पॉजिटिव है। तो इसको आप नार्सिसिज्म बिहेवियर के अंदर शामिल नहीं कर सकते। दिस विल बी पॉजिटिव। ये सारे के सारे पॉजिटिव ट्रेट्स हैं। अच्छा, अब दूसरी साइड पे ये प्रॉब्लम कब बनती है? ये प्रॉब्लम उस वक्त बनती है जब एक आदमी प्री ऑक्युपाइड हो जाए अपनी ज़ात के अंदर। प्री ऑक्युपाइड, जो कि आपने पूरे के पूरे सवाल में मुझे कोई साइन नज़र नहीं आया कि वो शख्स प्री ऑक्युपाइड है। क्या वो आपसे बार बार पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ? क्या वो बूढ़ा होने के बावजूद भी, या एजिड होने के बावजूद, या मिडिल एज होने के बावजूद भी, क्या वो यंग लगने की कोशिशें कर रहा है, ऐसे कपड़े पहन रहा है, यंग लोगों के साथ उठ बैठ रहा है? क्या वो मेकअप करके जा रहा है बाहर? क्या जनाब बहुत ज़्यादा अपने बालों के बारे में, अपनी शक्ल के बारे में, नाक के बारे में, आईब्रोज के बारे में, अपने जनाब फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में, क्या वो फेशियल ले रहा है, वो फेयर एंड लवली लगा रहा है? इस तरह की कोई बात आपने की नहीं जिससे मुझे ये लगे कि वो बहुत ज़्यादा अपनी ज़ात के अंदर प्री ऑक्युपाइड है, या उसकी बहुत ज़्यादा कोई एक्सेसिव लोगों से तारीफ़ करवाने की ख्वाहिश है, या लोगों के साथ अप्रूवल। क्योंकि अगर पॉजिटिव नार्सिसिज्म कहती है कि उसकी हाई सेल्फ इस्टीम होगी, अगर उसकी हाई सेल्फ इस्टीम होगी तो उसकी लोगों से एडमिरेशन करवाने की, लोगों से तारीफ़ करवाने की जो एक फितरत है वो नहीं होगी। एक आदमी अपने आप को मोहब्बत खुद करता है, अपनी ज़ात पे उसको इत्मीनान है, अपनी इज़्ज़त करता है, वो इस वजह से कि उसने ज़िंदगी में क्या किया है, उसे बाहर लोगों से वो टेस्टिमनी करवाने की, एडमायर करवाने की वो जो एक बिहेवियर होगा, या उसकी एक वो नहीं होगी उसके अंदर। तो वो प्रॉब्लम उस वक्त बनती है जब आप बिल्कुल खाली हों, जब आप अंदर से आपकी सेल्फ इस्टीम ना हो और आप लोगों से फोर्सफुली, विदाउट अचीवमेंट के, झूठ की बुनियाद पे एक आपको सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सिर्फ एक गुमान हो कि आप बहुत बड़े हैं, आपको गुमान हो कि आप बहुत अक्लमंद हैं। भाई एक आदमी है, अगर वाकई उसको स्कॉलरशिप मिले हुए हैं, वो लाइक आदमी है, उसको जनाब, तो अगर वो ये समझता है कि यार आई नो माई सब्जेक्ट, तो ये तो नहीं आप उसको कहेंगे यार ये बंदा जो था वो नार्सिसिज्म का शिकार हो चुका हुआ है। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ी लाइन है जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। और तो बुनियादी तौर पे दो चीज़ें, एक ये कि वो एक्सेसिवली प्री ऑक्युपाइड हो अपनी ज़ात के अंदर, और नंबर दो उसकी एक्सेसिव लोगों से तारीफ़ करवाने की आदत हो, जिसके लिए शायद वो ज़बरदस्ती भी करने को तैयार। तो क्या वो आपको जनाब गन पॉइंट पे ज़बरदस्ती आपसे हर चीज़ की तारीफ़ करवाता है,
आपसे 10वां पूछता है और आप अगर नहीं उसकी तारीफ़ करती तो क्या आपको बददुआ नहीं करता है, बदअखलाकी करता है, बदतहज़ीबी करता है, क्या करता है? तो इन हमारा जो दीन है उसमें सूरह लुक़मान में एक बड़ी खूबसूरत आयत है, अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, अल्लाह ताला को इस चीज़ का एहसास होना। देखें फ़िरौन की एग्ज़ाम्पल मौजूद है, और वो क्या था, इनके जो वो कुछ बना वो अल्लाह की तरह से, अल्लाह की वजह से बना ना। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से आती है? प्रॉब्लम आती है जब वो लोग इनके जो आपकी एक सेंस है वो लोगों को अफेक्ट करनी शुरू कर दे, इनके वो एक मिडिल पॉइंट से ऊपर चली जाए। तो उसके बारे में सूरह लुक़मान की आयत नंबर 31 कहती है, लोगों से गाल ना फुलाना और ज़मीन में अकड़ के ना चलना कि खुदा किसी इतराने वाले को पसंद नहीं करता। मसलन अगर आप अच्छे हैं, यानी कि अगर आप में कामयाबियां हैं, हज़रत उमर फ़ारूक देखें आप, किस किस्म की आपकी शख्सियत थी। हज़रत अबू बकर को देखें, हज़रत उस्मान गनी को देखें, हर एक में ऐसी सी खूबियाँ थी, पैसे के हवाले से या बहादुरी के हवाले से या पावर के हवाले से, सब में खूबियाँ थीं। लेकिन वो ज़मीन में अकड़ के नहीं चलते थे, लोगों से वो एंडोज नहीं करवाते फिरते थे, एडमायर नहीं करवाते फिरते थे लोगों से। तो एक शख्स है, उसकी ज़िंदगी अचीवमेंट से भरी हुई है, डिग्रियाँ उसने ली हुई हैं, और उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो लोगों से कहे कि हाँ तुम्हें पता है, या आप उसको कहलवाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ही नोज़ कि उसने क्या किया। तो ये एक बुनियादी पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जब ये अंदर की चीज़ जो आपको मुलायम करती है, जो आपकी सेल्फ इस्टीम बिल्ड करती है और आपको मॉडेस्ट करती है, आपको हम्बल बनाती है, वो चीज़ अगर इतराने में कन्वर्ट हो जाए, वो गरूर में कन्वर्ट हो जाए, आप लोगों को नीचा समझना शुरू कर दे, तो वो प्रॉब्लम बनेगी। और यही शैतान ने किया था। और ये बुनियादी लाइन है। अगर आपका हस्बैंड में ऐसी चीज़ें हैं, वो सर उठा के चलता है तो इसमें क्या बुराई है भाई? या वो किसी को कह देता है यार तुम्हें नहीं पता भाई, इसमें क्या बुराई है? अगर वो ये कहना शुरू कर दे कि दुनिया के सारे बेवकूफ़ के बच्चे हैं, सारे गधे हैं, सारे फलाने हैं, मेरी को सुनता, तो ये अतराए और लोगों को गरूर में मुंह फैलाए और इंसल्ट करे और ह्यूमिलिएट करना शुरू करे, दैट विल बिकम अ प्रॉब्लम। जिसको इस्लाम में वो प्रॉब्लम है, इस्लाम में ये प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक बात ज़रूर याद रखिएगा। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे हम कहते हैं कपड़ों के बारे में भी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और ये सही मुस्लिम की हदीस है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने कहा कि जिसके दिल में एक एटम, यानी कि एक छोटे से बीज के बराबर भी गरूर होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो जो लोग सामने बैठे उनमें से एक साहबी ने ये पूछा, या रसूलल्लाह, अगर एक आदमी ये पसंद करे कि उसके कपड़े अच्छे हों, उसके जूते अच्छे हों, तो फिर? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि बेशक अल्लाह ताला भी खूबसूरत है और वो खूबसूरती को पसंद करता है। और साथ आगे कुछ बताया, और वो क्या बताया कि गरूर क्या है? गरूर वो है कि आप ट्रुथ को, सच को रिजेक्ट कर दें। यानी कि एक तरफ तो, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ, खाली मेरे अच्छे कपड़े पहनना भी इस चीज़ की अलामत नहीं है कि मेरे में गरूर है। गरूर कब बनेगा कि मैं अपने गरूर और तकब्बर की वजह से सच बात को भी रिजेक्ट करना शुरू कर दूँ, कि मैं इतना अक्लमंद हो चुका हूँ कि मैं सच बात भी मुझे आप लेकर होगा, छोड़ो यार रहने दो। तो इस कैटेगरी पे तो मेरा ख्याल है आपकी 99% मुआशरा इसी कैटेगरी पे फॉल करता है। उनके सामने कुरान पाक की आयत लेके चले जाएं तो यही कहते हैं चल यार छोड़ो रहने दो जी, सच को रिजेक्ट करते हैं। इससे बढ़ के सच क्या हो सकता है भाई? मैं एक पर्सनल सच की बात नहीं कर रहा, मैं तो एक डिवाइन सच की बात कर रहा हूँ। तो ये जो गरूर है, यही फिरौन का गरूर था कि एक डिवाइन, शैतान का क्या कसूर था? यही कसूर था कि एक डिवाइन ट्रुथ को रिजेक्ट कर देना। तो ये एक बड़ी खूबसूरत हदीस है जो कि आपको बयान करती है कि नापसंदीदा बात अच्छा लगना नहीं है, अपने आप को अच्छा समझना या पढ़ा लिखा समझना नहीं है। प्रॉब्लम है कि आप इसको लेके क्या करते हैं, वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होगी।
कि आप अपने इल्म को लेके या कपड़ों को लेके या अपनी गाड़ी को लेके या अपने घर को लेके, अल्लाह को इससे कोई मसला नहीं है कि आप कितने बड़े घर में रहते हैं, लेकिन आप इस घर में रहने के बाद इसको लोगों के साथ क्या सलूक करते हैं, इसको दिखावे का इस्तेमाल करते हैं, लोगों के घरों को लेट डाउन करते हैं, लोगों को आप पुट डाउन करते हैं, लोगों को आप डिसरिगार्ड करते हैं, सच को आप झूठ में कन्वर्ट कर देते हैं या सुनना नहीं चाहते, दैट इज द इशू। दैट विल मेक अ पर्सन अ नार्सिसिस्ट, जो आज की मॉडर्न यूरोप की डेफिनेशन। तो ये बात बड़ा गौर से समझने की ज़रूरत थी, मैंने कहा एक आपको बता दूं। तो बेसिकली अब आप आ जाएं, ये प्रॉब्लम बनी कहाँ से। अब ये तीसरी चीज़ है, पहले तो ये है कि इसकी बैकग्राउंड क्या थी, दूसरी ये कि ये है क्या, दो तरह के कौन से होते हैं बिहेवियर नार्सिसिज्म के, और तीसरी बात ये है कि ये हमारे माशरे में, अब ये वेस्ट में भी ये इतनी बढ़ क्यों गई है। देखिए, जब से पिछले, अगर आप सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी का मुताला करें तो पिछले कुछ सालों से, पहले हमारी फैमिलियाँ बहुत बड़ी होती थी और फैमिलियों में सपोर्ट बड़ी होती थी। पहले हुआ ये कि हम छोटी फैमिलियों में आ गए और उसके साथ साथ वेस्ट ने एक नई किस्म की वैल्यूज़ को, सोशल वैल्यूज़ को प्रमोट करना शुरू कर दिया, जिसमें इसमें फिर किसी दिन बात करेंगे, फेम, मनी, सक्सेस, अमेरिकन डेफिनेशन जिसको आप कहते हैं सक्सेस की जो थी, उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया। खूबसूरती की एक नई डेफिनेशन मीडिया के थ्रू आपको दे दी गई। अच्छा, जब ये आना शुरू हुआ तो उससे हुआ क्या, राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म आ गई। घर छोटे थे तो घरों से अब लोगों की जो नीड थी अप्रूवल की, वो पूरी नहीं होती थी। अब ये बढ़ते बढ़ते ये सोशल इशू बनना शुरू हो गया। फैमिलीज़ का फैब्रिक, सोशल फैब्रिक जो सा था वो डिटीरिएट होना शुरू हो गया और ये लोगों ने बाहर जगह ढूंढ ली अपनी अप्रूवल के लिए। छोटे छोटे क्लब बनने शुरू हो गए, हर तरह के जनाब, औरतों को घरों में अप्रूवल नहीं होती थी, उन्होंने जनाब कॉफ़ी मॉर्निंग आना शुरू कर दी है, बच्चे कहीं और जाना शुरू हो गए। उसके बाद रईसी कसर जौन सी थी, वो एक नया दौर आया जिसको आप सोशल मीडिया का दौर कहते हैं। तो अब ये वेस्ट आपको नहीं बताएगा कि जो आजकल के नार्सिसिज्म के बिहेवियर आपको नज़र आते हैं वो आपको सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा नज़र आते हैं। मसलन अगर आपका हस्बैंड जौन सा है, अगर आप ये कहें कि वो हर जगह पे खड़े होके, डेफिनेशन को याद रखिएगा, अगर उस डेफिनेशन को याद रखे, कोई वेस्ट ये बात नहीं करेगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा फितना है, ये दौर फितनों का दौर है, और फितनों में याद रखिएगा झूठ को सच बन के पेश किया जाता है। तो ये खुदा के वास्ते अपने घरों को मत तोड़िएगा। ये जितने भी आपको सोशल मीडिया पे लोग हैं ना, जो जनाब एयरपोर्ट पे खड़े सेल्फी खींच रहे होते हैं, जो जनाब रेस्टोरेंट में जाकर तस्वीर खींच रहे होते हैं और साथ ही फेसबुक पे अपलोड कर रहे होते हैं, मैं इधर जा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, मैं इसके साथ बैठा हुआ हूँ, ये नार्सिसिज्म है। कि आपको, और फिर वो नीचे से पढ़ते हैं कि कमेंट्स लोगों ने क्या दिए हैं, Oh, you are looking so gorgeous. Oh, you are looking so nice. Yo, mashallah, what a lifestyle you have. Oh, you are flying, on a business class. Oh, ये जो behaviors हैं, तो ये आपको, और मैं आपको बता रहा हूँ कि टेक्निकल डेफिनेशन जौन सी है मेंटल डिसऑर्डर की, नार्सिज्म की जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन पे आपको ये बिहेवियर फिट होते हुए नजर आते हैं कि आपकी इतनी नीड, आप अपने अंदर इतने गर्क हो जाएं कि आप उसको, लोगों को यूज़ करें हर एक मौका, हर मौके से आप लोगों से अप्रूवल लेने के भूखे बन जाएं। दिस इज़ द इशू। तो क्या आपका हस्बैंड सारा दिन बैठ के अपनी सेल्फियां खींच के अपलोड करता रहता है, लोगों के कमेंट देखता है, क्या उसके नीचे सहेलियां, उसके दोस्त उसको कमेंट दे रहे होते हैं? तो ये तो अगर आप यही डेफिनेशन है तो भाई आज तो सिंपली 90% लोग जौन से हैं वो तो आपके, चाहे सियासतदान हों, चाहे आपके मीडिया के पर्सनल्स हों, चाहे आपके एक्टर्स हों, फिल्म स्टार्स हों, आपके जनाब बॉलीवुड के, हॉलीवुड के हों, सिंगर्स हों, आपके कोई शख्स भी हो, तो फेम की वैल्यू, पैसे की वैल्यू और ये चीज़ें, शोहरत जिसे आप कहते हैं, और ये लोगों को ये तो हर बंदा कर रहा है। हर बंदे की नीड, इतनी भूख बढ़ चुकी है कि उसको खुद
उससे वो अपनी इज्जत संभाली नहीं जा रही। आपको लगता है कि हाय 5 मिलियन बंदा मेरे लिए पागल है, फटाफट मैं तस्वीर शेयर करूं अपनी, चाहे सच हो चाहे झूठ हो, मैं जल्दी से खबर लगा दूं, लोगों से नीचे कोई ना कोई एडमायरिंग किस्म की स्टेटमेंट लगवा लूं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को फेसबुक पे उनके मैं कभी कभी मैसेजेस आ जाते हैं, मैं देख रहा होता हूँ नीचे कमेंट्स, मुझे हैरानगी हो रही होती है कि ये कमेंट्स अगर इनकी बीवी बच्चे देखें हैं तो ये क्या कर रहे होंगे। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स हैं कि एक आदमी है यार, वो तुम किसी जगह जा रहे हो, साथ तुम्हारे 3 ख़वातीन बैठी हैं जिनका तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, और तुम सेल्फी खींच के साथ ही अपलोड कर रहे हो, क्या तुम्हारी बेगम को भी नहीं पता, बच्चों को भी नहीं पता। आप कौन सी कल्चरल वैल्यूज़ को प्रमोट कर रहे हैं? आप क्या बताना चाह रहे हैं कि आपके साथ बड़ी खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई हैं, आप जनाब बहुत ही लेविश किस्म के रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, आप जनाब किसी बहुत बड़े अमीर ज़ादे के साथ, तो ये भी नार्सिसिज्म के मैनुअल में लिखा हुआ है कि ये जो लोग होते हैं जिसको आप टेक्निकली नार्सिसिस्ट कह सकते हैं, उनमें आपको एक ये भी खूबी नज़र आती है कि वो नेम थ्रोइंग करेंगे, वो बड़े बड़े लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाना पसंद करेंगे, बड़े बड़े लोगों के साथ एसोसिएट होना पसंद करेंगे, क्योंकि इससे उनकी जो ग्रैंडियोसिटी है उसको हवा मिलती है, उसे उसमें फूंक भरी जाती है कि हाँ मैंने फ़लाने मिनिस्टर के साथ, फ़लाने बहुत बड़े CEO के साथ, फ़लाने के साथ मैंने तस्वीर खिंचवाई, और वो उसको शेयर करके फिर नीचे से लोगों से उसमें कमेंट्स ले रहे होते हैं, तारीफ़ें करवा रहे होते हैं। ये टेक्निकल डेफिनेशन। तो क्या आपका हस्बैंड ये कर रहा है? तो खुदा के वास्ते अपने घरों को मत इस तरीके से वेस्ट के कहने पे तोड़िए। ये जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर कल्चर है, ये सबसे बड़ी एग्जांपल है किसी शख्स को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि वेस्ट ने जब ये खुद बनाई डेफिनेशन, और जब उन्होंने देखा कि अब तो यार 90% लोग जो उनसे हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू यही काम कर रहे हैं, तो उन्होंने उस पे ऊपर जिक्र करना छोड़ दिया। जबकि अपनी डेफिनेशन को अगर आप उसकी उन्हीं की डेफिनेशन पे इन लोगों को डालें तो ये तो फिट होते हैं, लेकिन वो मानेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, क्योंकि वो फिर उस हिसाब से तो पूरी 90% जो पॉपुलेशन दुनिया की है वही नार्सिसिस्ट है। तो वही होगी ना बात, जब वो हदीस में ये कहा गया कि टाइम ही आएगा कि आप सच्चे को झूठा समझेंगे, झूठे जो ख़यानतदार है उसको अमीन समझेंगे। तो वही आ गया कि आप जो बीमार हैं उसको आप सेहतमंद समझ रहे हैं, और जो बेचारे 2% 3% रह गए जो कि बेचारे ठीक हैं उनको आपने पागल बना दिया। तो अब ये हो रहा है, क्योंकि ये इतना वाइड स्प्रेड फिनोमिना है कि उनको तो आप नार्सिसिस्ट कहने के काबिल नहीं है, या हिम्मत नहीं है आप में आप उन लोगों को नार्सिसिस्ट कह सकें। तो खुदाया ऐसे कहते हैं ना, सोच समझ के देखा जाए तो आप सोच समझ के इस पे बात करें। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम किसी पे लगाना, किसी को स्टीरियोटाइप लगा देना, किसी को जज कर देना, अपने रिश्तों को खुदाया बचाएं। वेस्ट के इन सारी बेवकूफ़ियों का कहते हैं ना, किसी मशीन की आपने परफॉर्मेंस देखनी है तो देखते हैं कि आउटपुट कैसी देती है। इसी तरीके से किसी सिस्टम की अगर आपने देखनी हो कि ये सिस्टम कितना अच्छा है तो उसकी आउटपुट को देखेंगे। तो अगर अमेरिका की सारी और ये वेस्ट की यही जो आप बातें पढ़ाते हैं या सुनते हैं इनकी, अगर ये सारा कुछ इतना ही अच्छा होता तो उन्होंने तो एक बहुत खूबसूरत मुआशरा बनाया होता। ये उस मुआशरे की तो धज्जियाँ उड़ा के रख दी इन्होंने। वहाँ पे तो जनाब बचा ही कुछ नहीं है उस मुआशरे के अंदर, ना फैमिली सिस्टम बरकरार रहा, ना बच्चों और माँ बाप का ताल्लुक बरकरार रहा, सत्यानाश फिर चुका, लोग कुत्तों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ये उन्होंने एक मुआशरा बनाया, इसलिए कि हर बंदे को तो उन्होंने जनाब आज़ादी इतनी दूर ले गए हैं कि कोई शख्स किसी को कुछ कह दे तो उसको आप कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर बना के साइड पे कर देते हैं। इतनी आज़ादी दूर ले गए कि बाप बच्चे को हाथ नहीं लगा सकता। तो ये इसी तरीके से इन चीज़ों को ना, कहते हैं ना, नॉलेज अच्छा होता है लेकिन नॉलेज को समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आई एम ग्लैड कि आपने मुझसे पूछ लिया, लेकिन मेरी खुदाया मैं बार बार कह रहा हूँ, घरों को मत तोड़ें। आज के दौर में इस वेस्ट ने अपना तो सत्यानाश फेरा है, सारी दुनिया के घरों का भी मुआशरों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारी औलादें इन्हीं चीज़ों को पड़ी चली जा रही हैं। तो अगर आपने जज करना है कि आपका हस्बैंड में वाकई वो कोई ट्रेट हैं या नहीं है, तो खुदाया सबसे पहले तो ये है कोई एक लाइसेंस्ड कोई मेंटल हेल्थ का बंदा हो, वही उसको जज कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप खुद करना चाहें तो कुछ टेस्ट हैं। तो सबसे पहले तो ये टेस्ट है
कि अगर उसका आपको मैंने बता दिया कि उसकी हेल्दी ईगो है और वो किसी से उसको ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए, आपको वो सख्ती नहीं करता कि आप उसकी हर चीज़ की तारीफ़ करें, सिर्फ उसकी अपनी एक अच्छी सेल्फ इस्टीम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपने बारे में उसका एक अच्छा गुमान है, तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। नंबर दूसरा आप ये देखें कि सोशल उसकी जो मीडिया पे प्रेजेंस है, जो सेल्फीज़ लेता है, ट्रैवल की तस्वीरें लगा रहा है, होटलों में तस्वीरें लगा रहा है, अपनी कामयाबियों को बहुत बड़ा करके जनाब, मैं अक्सर औकात लोगों को देख रहा होता हूँ शादी करके तस्वीर, और मेरी शादी अगर है तो व्हाई शुड आई शेयर इट विद एवरीवन इन द पब्लिक। मेरी एक अचीवमेंट है तो मुझे क्या ज़रूरत है लगाने की, अखबार में इश्तिहार देने की, जनाब मैंने ये अचीवमेंट कर दी है, जो मेरे दोस्त यार उन सबको पता है भाई मैंने ये डिग्री ले ली है। तो क्या आपका हस्बैंड ये कर रहा है कि गाड़ी खरीद के जनाब तस्वीर खींच के सेल्फी, आओ जी मैंने नई गाड़ी खरीदी, और जी मैं पेरिस में गया हुआ हूँ, और जी मैं लंदन में यहाँ पे था, और मैंने फलानी लाइब्रेरी गया, मैं टर्की में से होके आ रहा हूँ। इस चीज़ का क्या लॉजिक बनता है? और ये लॉजिक सिर्फ उन्हीं लोगों को बनता है जिनको बहुत ज़्यादा एडमिरेशन की, बाहर की दुनिया से तारीफ़ों की ज़रूरत है। तो अगर आपका हस्बैंड ये नहीं कर रहा तो ये एक टेस्ट है कि जी वो शायद उसमें ये बिहेवियर नहीं है। नंबर 2, अगर वो आपका हस्बैंड, आपने ये देखना है कि क्या वो अपनी लुक्स के बारे में, अपनी फ़िज़ीक के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है, कोई आर्टिफिशियल सर्जरियाँ करवाता फिर रहा है, उसने कोई हेयर प्लांटेशन करवा ली है, कि वो ब्रांड नेम पहनता फिरता है, चाहे वो फेक उसने पहने हो, कोई जिम जा रहा है, कोई क्लब ज्वाइन किए हुए हैं, और बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है कि जनाब मैं बड़े अच्छे महंगे इलाकों में, कहते हैं ना वो ब्रांड कॉन्शियस में, बड़े जनाब मैंने जी ये फ़लानी जगह से जी दुबई की फ़लाने शॉपिंग मॉल से ख़रीदा जी, इस तरह की नेम थ्रोइंग करता है, बड़े बड़े लोगों का जिक्र करता है, और मेरा फलाना दोस्त जी और एसपी मैं जानता हूँ जी, आई जी साहब तो कोई दिन का रोटी इकट्ठे खाने हैं जी। हर बंदे का कोई ना कोई उसका नज़र आता है, उसका रिश्तेदार, उसका ऐसे ही पोर्ट्रेस कि हर बंदा उसका जानने वाला है, हर बंदा उसका यार है, और इस तरह की बातें कर रहा है। बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि घर जनाब मैंने किसी ऐसे इलाके में लेना जहाँ पे मैं लोगों को बताऊँ वो जी आई लिव इन द गुलबर्ग, आई लिव इन डिफेंस, इस तरह की अगर उसमें कोई खूबियाँ नज़र आती हैं तो फिर कंसर्न की आपका तुक बनता है, अदरवाइज़ कोई कंसर्न की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर आपका हस्बैंड एक सुपीरियर एरोगेंट पर्सनैलिटी शो करता है, एटीट्यूड शो करता है, घर में जो शख्स आता है उसके साथ बदतमीज़ी करता है, उन्हें लेट डाउन करता है, उनको उनकी ड्यू इज़्ज़त नहीं देता, और समझता है कि उसका हक है, मसलन जहाँ पे वो दामाद भी है वहाँ पे भी वो दामाद नहीं बनता, वहाँ पे भी वो बाप बन जाता है। मतलब एक बंदा है, अब ये वेस्ट में और आप में बड़ा फ़र्क है। अब आप सोचें, मैंने ये इसीलिए वर्ड बोला है, अगर वो घर में ये समझता है कि मैं घर का हेड हूँ, मैं आऊँ तो खाना शुरू करें, ये तो उसका हक है। ये तो किसी सिविलाइज सोसाइटी में भी आप ज्यूज़ को भी देख लें, क्रिश्चियंस को भी, बैप्टिस्ट को देख लें, मुसलमानों को भी देख लें, ये तो एक बेसिक रिस्पेक्ट है किसी शख्स की कि घर का हेड खाना शुरू करता है तो सारे बच्चे बैठे होते हैं, तो दिस इज़ अ कल्चर। इसी तरीके से अगर वो ये चाहता है कि बच्चे उसकी बात माने, या वो ये चाहता है कि जनाब बीवी उसकी जौन सी है वो उसके साथ होकर चले, और वो बीवी से कोई सवाल पूछता है तो वो चाहता है कि यार मैं जवाब दे दूँ, तो शायद उसके कल्चर का हिस्सा हो। ये तो नहीं कि वो बीवी को बिल्कुल नकम्मी समझ रहा है। तो ये कुछ कल्चरल चीज़ें हैं, लेकिन अगर ये चीज़ अपनी फैमिली से हट के बाहर जानी शुरू हो जाए कि जहाँ पे उसको बेटा बनने की चाहिए, या जहाँ पे उसको दामाद बनना चाहिए, जहाँ पे उसको कुलीग बनना चाहिए, वहाँ पे भी ये बॉस बना रहता है, दैट वुड बी रॉन्ग। तो वो एक टेस्ट होगा ऐसा। तो ये इन चीज़ों को सिर्फ मैं मायने दे रहा हूँ, ये जो नेट पे चीज़ें लिखी हैं मैं उनको सिर्फ मायने दे रहा हूँ कि आपने उनको इस्तेमाल कैसे करना है। इसी तरीके से अगर उसकी जो सुपीरियर और स्पेशल की जो एक सेंस है, और ये बहुत दूर चली जाए, और वो अपने आप को ख़ास लोगों और ख़ास अदारों के साथ वाबस्ता करना की ख्वाहिश हो उसके अंदर, मैंने वो वाला क्लब ज्वाइन करना है, शाम को जनाब हम 10, 12, 15, 20 लोग हैं, उनके साथ बैठ के हम जनाब ये करते हैं, और लगे उनके वो लोग सिर्फ इसलिए इसने दोस्त यार बनाए हुए हैं क्योंकि उनके साथ बैठने से इसका अपना कद बढ़ जाता है। तो एक ये टेस्ट हो सकता है। इसी तरीके से अगर वो आपको प्रेशर करता है, बच्चों को प्रेशर करता है
कि जी मेरी तारीफ़ क्यों नहीं की मेरे कपड़ों की, मेरी जनाब बातों की। और अगर तो वो प्रेशराइज करता है या या अब्यूसिव होकर आपसे डिमांड करता है, दैट कुड बी एन एरिया ऑफ कंसर्न। इसी तरीके से जेलसी जौन सी है एक ऐसा इमोशन है जो नार्सिसिस्ट होते हैं उनमें एक जेलसी का होता है। इनके वो जेलसी ऐसी होती है कि किसी के पास कोई चीज़ है तो वो उससे जेलस होते हैं, वो अपने पास लेना चाहते हैं। तो अगर उसमें अपनी ये ख्वाहिश नहीं है, किसी के बारे में वो खुशी में खुश होता है, तो इसमें ऐसी परेशान वाली बात नहीं होगी। इसी तरीके से अगर वो लोगों से एक्सप्लॉइट करके या लोगों से आउट ऑफ वे जाके फेवर्स मांगता है कि मेरी सिफारिश कर दो, मेरा ये कर दो, मुझे वो करा दो, जो वो डिज़र्व नहीं करता, वो पोजीशन हो, वो पावर हो, वो कोई स्टेटस हो, और सिर्फ लोगों से फेवर्स डिमांड करता रहता है सिर्फ इस वजह से कि वो उसका कद बढ़ता चला जाए, तो फिर आपका एरिया ऑफ कंसर्न हो सकता है। अगर वो अपने आप में रहता है, फेवर्स नहीं मांगता जो आप बता रही हैं, तो मुझे नहीं समझ आती कि इसमें कौन सी नार्सिसिज्म है। तो ये दिस इज़ हाउ द वेस्ट हैज़ मैनिपुलेटेड द डेफिनेशन। इसी तरीके से अगर वो एक आइडियलाइज तरीके से सोचे, फैंटसीज़ की बात करे, एक ख्वाबों की दुनिया में रहने वाला शख्स हो और वो आइडियल लव के किस्से पढ़े, जनाब ड्रामे में बैठ के हुए उसको आपको लगे कि यार कोई ऐसी खातून नज़र आ जाए, कोई ऐसा घर नज़र आ जाए, कोई ऐसी कैरियर नज़र आ जाए, साथ उसके मुंह से हाँ की आवाज़ निकले, हाँ काश मैं भी ऐसा होता, काश मेरी बीवी भी ऐसी होती, काश मैं भी जनाब स्विट्ज़रलैंड के इसी पहाड़ के ऊपर मेरी भी जनाब घर होता, हाय काश उसके हाँ की आवाज़ आए। या आपको लगे कि यार ये बंदा फैंटेसी में बहुत आगे चला गया है कि आप ये हर चीज़ को फैंटेसाइज करता रहता है, अपने जो अल्लाह ने इसको दिया हुआ है उनसे खुश नहीं है, तो फिर आपको एरिया ऑफ कंसर्न नज़र आता है कि जी उसमें कोई एक ट्रेड्स होंगे। तो ये जितने भी जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ये कहीं ना कहीं आपको नेट पे भी मिल जाएंगी। मैंने आपको सिर्फ इसके बारे में एजुकेट किया है कि खुदाया किसी को लेबल करने से पहले ये ज़रूर सोच लें कि वो वाकई ऐसा है या नहीं है। और ये मैंने आपको बताया कि जो एडिक्शन है, ये जो एडिक्शन हमारे में चली है, ये सोशल मीडिया बहुत बड़ा टेस्ट है इस बिहेवियर का। आजकल क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे दुनिया है वो सोशल मीडिया के इर्द गिर्द घूमती है, तो आप किसी शख्स के प्रोफाइल को देख के, किसी शख्स की पोस्ट्स को देख के बड़ा अच्छे तरीके से गेस्ट कर सकते हैं कि इस शख्स के अंदर कौन से पर्सनालिटी का डिसऑर्डर पाया जाता है। तो मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह ताला आपको लगेगा कि आपके हस्बैंड नार्सिसिस्ट बिल्कुल नहीं है। और वेस्ट जॉन साहब वो तो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे बैठा होता है, उनका बात चले तो सारी दुनिया की शादियां ख़त्म करवा दें और सारे लोगों को गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में ले आए। तो इन बातों को बिल्कुल कानों से निकालिएगा और इनको बिल्कुल इस पर अमल ना करें और थॉरो एनालिसिस करें किसी को इस पे डालने से पहले। ये इतनी बड़ी बात है, खुदा न खास्ता आपके मुँह से ऐसी बात निकल जाए कि जनाब मेरे हस्बैंड को तो ये है। एक बीवी को तो किसी से उसको कोई सहेली भी ये बता दे ना, तो एक जो अच्छी बीवी है तो उसको तो डिनाई करनी चाहिए कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पास इतना डेटा है, 20 साल आपने ज़िंदगी गुजारी है उस शख्स के साथ, आपके पास 20 साल में कोई और डेटा नहीं है उसके बारे में कि यार अगर वो नार्सिसिस्ट होता तो 20 साल में आपको कहीं और भी नज़र आया होता। अगर आपको 20 साल में किसी जगह नज़र नहीं आया और अचानक ही आपको अब ये लगना शुरू हो गया कि लोगों से बातें करके या वीडियो देख के, तो देयर हैज़ टू बी समथिंग रॉन्ग। तो आप खुदाया उस चीज़ को पहले ठीक करने की कोशिश करें कि आपकी ज़ात में ऐसी कौन सी बात आई कि आपने अचानक या इन 6 हफ्तों में लॉकडाउन के दरमियान में आपको ऐसी कौन सी नई चीज़ नज़र आ गई है जिसकी वजह से आपको लगा कि आपके हस्बैंड के अंदर ये है। तो खुदाया सेफ प्ले कीजिए, अपने आप को एजुकेट कीजिए, और अगर आपको लगे कि नहीं उसके अंदर ये वाकई कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं तो खुदाया तलाक़ के बारे में मत सोचिएगा। छोटी सी बात है, उसका बिहेवियर, उसके पीछे उसकी कोई एक चाइल्डहुड की बातें होती हैं। एक कल्चर से आप बता रही हैं, गांव के देहात से है। गांव और देहात के अंदर मैं ऐसे कई कल्चर्स को जानता हूँ, कई गांव के लोगों को जानता हूँ, मेरे पास क्लाइंट्स ऐसे आते हैं। मसलन मेरे सामने एक साहब आए हुए थे, साथ उनकी अम्मी भी आई हुई थी।
तो मैंने उसको कहा यार तुम घर के काम शाम किया करो, तुम क्यों ये काम नहीं करते? तो उसकी अम्मी ने आगे से कहा नो 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 नो, हमारे कल्चर में बेटा घर तो पानी तक, इनकी माँ बीमार थी और मैं उसको एडवाइस कर रहा हूँ कि यार तुम अपनी माँ को काम क्यों करवाते हो और माँ का ध्यान करो, तो माँ आगे से ये कह रही है कि ना 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 ना, मैं मेरा पुत्र मैनू पानी नहीं पियाएगा, एनू के ब्याह करे मेरी नूह वनू पानी पाएगी। तो हमारे कुछ कल्चर की ऐसी चीज़ें भी हैं, बेचारा अगर वो इस कल्चर गाँव देहात से आया और उसके दिमाग में हस्बैंड की एक इज़्ज़त है, बाप की एक बड़ा इज़्ज़त का मुकाम है, जो वेस्ट बिल्कुल नहीं मानता। वेस्ट तो बिल्कुल नहीं ना, वेस्ट तो कहता सारे के सारे बराबर हैं, सब गधे घोड़े बराबर हैं, उनके नज़दीक कोई रिश्ता जो है ना वो कोई उसकी कोई अहमियत नहीं है, ज़ातियात इतनी बढ़ चुकी है। हमारे कल्चर में रिश्तों की बहुत बड़ी इज्जत है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान पाक में रिश्तों के हवाले से चीज़ें बनाई हैं। ये ऐसी बात है कि आप ये कहें कि ये अदारा है, इस अदारे में सारे के सारे बराबर है। कभी ऐसा हुआ है? ये वेस्ट ने इदारे बनाए हैं, इनसे पूछे मैनेजिंग डायरेक्टर और एक चपरासी एक जनरल मैनेजर के क्या सारी प्रिविलेजेस बराबर हैं? इन गधों से ये पूछो कि अगर वहाँ पे बराबर नहीं है तो घर में कैसे बराबर है? वो तुमने दिए हैं इसलिए वो तुम उसको कहते हो ठीक है, लेकिन ये अल्लाह सुब्हाना ताला ने दिए हैं कि एक बाप है, ये एक माँ है, ये एक हस्बैंड है और बीवी है। बीवी के भी बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस हैं, लेकिन वो प्रिविलेजेस आ गए, वो उसके पाओगे जन्नत है। औलाद को कहा गया उसकी जनाब तुम्हारे बेहतरीन जो बिहेवियर है उसकी सबसे बड़ी जो सी रेसिपेंट है तुम्हारी माँ होनी चाहिए। तो ये जो बड़े छोटे की इज़्ज़त है, मुआशरे में बुज़ुर्गों की इज़्ज़त है, तो भाई अगर ये दीन के रिश्ते हैं और वो उन्हीं चीज़ों से कोई आपसे मांगता है या डिमांड करता है कि उसकी इज़्ज़त की जाए, तो खुदा इसको नार्सिसिज्म से बिल्कुल भी को रिलेट ना कीजिएगा। आई होप क्या को समझ आ जाए। मुझे कोशिश मेरी यही होती है कि मैं जवाब छोटे से छोटा दे सकूं, लेकिन इतना सेंसिटिव जवाब है, इतना सेंसिटिव सवाल था कि मैं इसका छोटे से छोटा जवाब भी, और पता नहीं इस आपके इस सवाल के सबब कितने लोगों का दिमागों में ये सवाल होंगे, तो अल्लाह करे उनका भी दिमागों से ये जो गुमान है वो ख़त्म हो सकें, ताकि हमारा किसी तरीके से फैमिली सोशल स्ट्रक्चर जो है वो इंटैक्ट रह सके। जज़ाकल्लाह भी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरज़ोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी शेयर करने से कितने घर उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।